बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स टू द यूट्यूब चैनल फिज़िक्स मेंटोर। स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर फिज़िक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में लेक्चर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लेक्चर नंबर 4 में जो आपसे एंड में सवाल पूछा था उसका जो करेक्ट आंसर बता देता हूँ, जो कि है ऑप्शन सी। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आ रहा है, वो लेक्चर भी देख सकते हैं और उसके एंड में क्वेश्चन भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के लिए आपको ज़रा मछली पकड़ना या कोई कबूतर वगैरह पकड़ने की एग्ज़ाम्पल से मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। सो ये बड़ी सिमिलैरिटी है इन दोनों चीज़ों में। देखें, ये जो कबूतर है इसको पकड़ना हो या मछलियाँ पकड़ना हो, तो ये जाल जो बिछाया जाता है या जाल जो रखा जाता है उसकी पोजीशन क्या होती है, यहीं से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए बेसिक हिंट हमें या क्लू मिलता है। आइए ज़रा इस पिक्चर को एक और नज़र से देखते हैं। ये एक एंगल है जिस पे मैंने इस जाल को ओरिएंट किया है, और ये एक और एंगल है जिसमें मैंने इसका रुख ऊपर को आसमान की जानिब रखा हुआ है। और ये नोट करें कि ये ऊपर की जानिब है, आसमान की जानिब, ये लेफ़्ट की जानिब है, जबकि ये एक ख़ास एंगल पे है। आप इसको 45 रफली स्पीकिंग इस जाल को कि ये 45 डिग्री एंगल पे ओरिएंट किया गया है। तो आप मुझे बताएं कि इन तीनों में से किस पोजीशन में रखने पर सबसे ज़्यादा कबूतर पकड़े जा सकते हैं। इस पोजीशन में कबूतर इसमें फंस जाएंगे, या इसमें इसके अंदर जाएंगे, या इसमें जाएंगे। मेरे ख्याल में आपकी कॉमन सेंस अगर इसके ऊपर समझती है कि जाएंगे तो ठीक ही समझती है, क्योंकि इस पोजीशन में जाल को मूव करने पर सबसे ज़्यादा कबूतर या परिंदे इसके अंदर फंस सकते हैं। और अगर इस तरह रखे रहेंगे तो बस ये तो इसके ऊपर से ही गुजर जाएंगे, या अगर ये हवा में है तो इसके नीचे से ऊपर से गुजरते रहेंगे। और ये जो मैंने 45 एंगल जैसे कहा है, इसके अंदर ये होगा कि इसके मुकाबले में कम फंसेंगे। ठीक है, ज़्यादा इसमें, उससे कम इसमें, और इसमें तो बिल्कुल भी नहीं। एक और पिक्चर देखते हैं। अच्छा, अब ये देख लेना, अब यहाँ मछली को पकड़ने के लिए जाल को अगर इस तरह रखें तो आपका क्या ख्याल है, इसमें मछलियाँ फंसेंगी कि नहीं फंसेंगी? जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर इस तरफ से आ रही होंगी तो इसमें फंस जाएंगी। लेकिन अगर मैं इसी जाल को इसके बजाय इस पोजीशन में होल्ड करूं और यहाँ ये जो मैंने एरो बनाया हुआ है इस डायरेक्शन से मछलियाँ आना शुरू कर दें, तो आपका क्या ख्याल है, इस जाल में कितनी मछलियाँ फंस जाएंगी? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, वो तो इसके ऊपर से और साइडों से ही गुजर जानी है, तो मछलियाँ थोड़ी फंसेंगी। तो इन दो पोजीशंस में ये वही 45 से मिलती जुलती पिक्चर थी जिसमें मछली फंस सकती है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा, उससे कम इसमें, और इसमें तो बिल्कुल भी नहीं, कोई मछली नहीं फंसेगी। तो यही बात इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अब लेकर हम वो कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखें, असल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस किसी एरिया में से कितनी गुजरती हैं। तो यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस शो की हैं, ये मैंने एक सरफेस शो की है, एक एरिया शो किया है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर सकती हैं। अब यहाँ से इस पिक्चर को देखकर शायद आपको ये आइडिया ना हो कि ये मैंने किस एंगल पर रखी हुई है, बट आप इसको इससे मैच कर सकते हैं। ये जो है बिल्कुल इस तरह ही है जैसे मैंने इस तरह से इस पोजीशन में जाल को पकड़ा हो। तो आपका क्या ख्याल है, अगर ये एरोज मछलियाँ होती तो क्या इस जाल में फंसती ना? जवाब है बिल्कुल, सबसे ज़्यादा फंसती। अब इन तीनों पिक्चर्स को अगर आप समझ गए हैं तो बुक की पिक्चर को अब अगर आप देखें तो ये देखें, ये एरिया है, ये वो सरफेस है, और ये जो लाइंस हैं ब्लू कलर में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो ये उसमें से गुजर रही हैं क्योंकि जाल वाली पोजीशन में पकड़ा गया है। अब अगर आप इसको देख लें, ये उसका उल्टा है जिसमें बिल्कुल कोई लाइन नहीं गुजरनी। तो ये सरफेस एरिया जो है ये इस तरह से है जैसे कि आप इसको देख लें, ये लाइंस या ऊपर से गुजर जाएंगी या नीचे से गुजर जाएंगी, साइडों से गुजर जाएंगी, लेकिन इस सरफेस में से कोई एक लाइन भी पास नहीं करेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे जाल को मैंने यूँ पकड़ा और मछलियाँ कोई ऊपर से, साइड से, नीचे से गुजर रही हों, तो कोई एक लाइन भी इस सरफेस में से नहीं गुजरेगी। तो इसलिए इसमें से कोई लाइन नहीं गुजरनी। अब मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ ले जा सकता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं दो तरीक़ों से, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ सरफेस। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि किसी सरफेस में से गुजरें उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी सरफेस में से कितनी लाइंस गुजर सकती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक और तरीका है
इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने का, द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एरिया वेक्टर, ये एरिया तो समझ आ जाए, एरिया वेक्टर क्या चीज़ है। उसके लिए आपकी बुक की एक पिक्चर ली है। एरिया जो है वो आम तौर पर हमें डिफ़ाइन करते हुए किसी किस्म की डायरेक्शन की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ इस टॉपिक में हम एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट करेंगे, जिससे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को समझने में काफ़ी आसानी होगी। और ये प्रैक्टिस हम सेकेंड ईयर के आगे चैप्टर नंबर 16 में भी करने वाले हैं। हम करंट और जो वोल्टेज है, जो कि प्योरली स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, इनको भी हम आगे जाके एज अ वेक्टर कुछ देर के लिए ट्रीट करेंगे, जिससे आपको कुछ चीज़ें बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी। तो एरिया वेक्टर कैसा होता है, किसी सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होता है। ठीक है, अगर आप ज़मीन पर एक बुक रखें, जैसे कि इस वक्त ये ब्लू कलर में सरफेस नज़र आ रही है, तो इसके ऊपर एरिया वेक्टर कैसा होगा, इस एरो को देख लें। अच्छा, तो एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होगा। ये पिछली पिक्चर में भी आप नोट करें तो ब्लैक कलर की एरो से मैंने एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर भी आप नोट करें तो ब्लैक कलर की एरो से एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। अच्छा, तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई एंड एरिया वेक्टर ए, इसके डॉट प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। मैथमेटिकली इसको यूँ लिखा जाता है। फ्लक्स के लिए सिंबल फाई है, ई फॉर इलेक्ट्रिक। ये ई इसलिए डाला है कि आगे हमने मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ना है, तो उसके लिए फिर अलहदा से छोटा सा सिंबल नीचे सबस्क्रिप्ट में चेंज कर देंगे। तो ये ई डॉट ए जो है, जो कि ई ए कॉस थीटा के बराबर है। आप ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिखते आए हैं, तो ये उस तरह से ओपन होगा। अच्छा, ये तो थी जी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म और दो डेफिनेशंस। अब इसके चंद एक केसेस देख लेते हैं। मैं उन्हीं पिक्चर्स को दोबारा यहाँ रखता हूँ। देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इस फार्मूले को ज़रा गौर से देख लें। ई पर डिपेंड करता है, ए पर डिपेंड करता है और थीटा पर डिपेंड करता है। आए देखते हैं। देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर, डायरेक्टली डिपेंड करता है एरिया पर। जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा लाइंस पास करेंगी। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा इस सरफेस में से लाइंस गुजरेंगी। और इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉस थीटा की भी। वो इस तरह कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ये जो ब्लू कलर की एरोज़ हैं इसके, और एरिया वेक्टर यानी कि ये ब्लैक कलर की एरोज़, इनके दरमियान जितना एंगल बदलता जाएगा उतना फ्लक्स भी चेंज होता जाएगा। अगर आप एंगल की बात करें तो आए चंद एक एंगल्स ले लेते हैं ताकि स्पेशल केसेस भी हमें समझने में आसानी हो। तो अगर थीटा इज़ इक्वल टू 0 डिग्री हो, थीटा इज़ इक्वल टू 0 डिग्री अगर मैं पुट कर दूं इस इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ, तो cos 0 1 हो जाता है। मेरे पास सिर्फ E और A बचेगा। 1 cos थीटा की जगह आप 1 लगा लेंगे, तो देख लें फाई विल बी इक्वल टू ई ए, और ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सबसे मैक्सिमम वैल्यू। याद रखिएगा, मैं एंड में एक सवाल पूछने वाला हूँ, तो मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो नोट कर लें, ये लिखा हुआ है ई ए। अच्छा, फिर उसके बाद अगर थीटा की वैल्यू 0 है, इसका फिजिकली मीनिंग क्या होता है ये इस पिक्चर में आपको नज़र आएगा। देखें, थीटा होता क्या है वो यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, ई और ए के दरमियान एंगल। तो ई देखें ब्लू कलर की एरो से रिप्रेजेंट है, ए जो है एरिया वेक्टर ब्लैक कलर की एरो से रिप्रेजेंट है। तो दो पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान कितना एंगल होता है इस वक्त, ज़ाहिर है 0 डिग्री है। इसी तरह थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज कैसे हो सकता है, ये पिक्चर देख लें। 90 डिग्री एंगल बन रहा है ई के दरमियान और ए के दरमियान। तो आप जानते हो cos 90 cos 90 0 होता है, तो ई ए के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। तो ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स 0 है। ठीक हो गया। अब ये जो हमने फ्लक्स पढ़ा है इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यानी मेरे पास सपोज कर लें कि फ्लक्स की कोई वैल्यू लिखी हुई है, लेट अस से कि 10 यूनिट्स। तो इसका मतलब क्या है, ये 10 मुझे क्या दे रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसकी 10 से मुराद है कि 10 नंबर ऑफ लाइंस इसमें से पास कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक डेफिनेशन में भी बताया, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइनों की तादाद जो कि किसी सरफेस में से गुजर रही होती है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि ये किसी एरिया में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमें तादाद बताता है। आप जानते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं देख सकते, लेकिन इसके बावजूद फ्लक्स कैलकुलेट करने से
हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि नहीं नज़र आती उनकी तादाद भी पता चल जाती है। 10 लाइंस, 20 लाइंस, 50 लाइंस, 100 लाइंस जितनी भी गुजर रही होती हैं किसी सरफेस में से, वो हमें कैलकुलेट करने में आसानी हो जाती है। अच्छा, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो मैंने अभी आपको ई ए कॉस थीटा वाला फार्मूला बताया था, वो तो तब ना कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट हो, एरिया भी यूनिफॉर्म हो। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी यूनिफॉर्म ना हो, जैसा कि इस वक्त ये कर्व्ड सरफेस मैंने ली हुई है, एक स्फेरिकल शेप ली हुई है, तो उस सूरत में फिर हम क्या करेंगे, इसका जवाब अब यहाँ पर सीखना है। यानी इर्रेगुलर शेप होगी, कर्व्ड सरफेस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, तो उस सूरत में हमें क्या करना होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चल जाए। ये अब हमें यहाँ पर सीखना है। बुक में लिखा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो या सरफेस एरिया कर्व्ड हो, तो उस सूरत में तमाम के तमाम एरिया को आप छोटे छोटे इन्फिनिटेसिमल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे एरियाज़ उसके निकाल लेंगे, जिसे डिफरेंशियल एरियाज़ कहा जा सकता है। उसको हम डेल्टा ए के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, आपने जो छोटी छोटी सरफेसेस बनाई होंगी ना, ज़रा एक नज़र यहाँ पर इसको देख लें। ये स्फेयर है, उसके हमने छोटे छोटे सेगमेंट्स बना लिए, डिफरेंशियल एरियाज़ बना दिए। उसमें से एक आपको इनलार्ज करके यहाँ ब्लू कलर से इंडिकेट किया जा रहा है। ठीक है, तो हम इस पहले के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, दूसरे के लिए करेंगे, तीसरे के लिए करेंगे, चौथे के लिए करेंगे। अगर हमने लाख पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1,00,000 पार्ट्स के लिए इंडिविजुअली फ्लक्स कैलकुलेट करते रहेंगे। जैसा कि यहाँ पर देखें, तमाम की तमाम सरफेस को वो कहता है कि आप डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद हर एक के लिए इंडिविजुअली फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, और एंड में तमाम उन छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्ट सेगमेंट्स के लिए जो पैचेस बनाए थे, उनके लिए जो आपने फ्लक्स फाइंड किया होगा, उनको ऐड करेंगे तो टोटल फ्लक्स मिलेगा। यही काम अब हमें मैथमेटिकली आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने इस सरफेस को कर्व्ड थी, डिवाइड किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? n पार्ट्स में, n सेगमेंट्स में, n पैचेस में डिवाइड किया। अब पहले के लिए एरिया जो है वो डेल्टा A1 कहलाएगा, दूसरे के लिए डेल्टा A2, तीसरे के लिए डेल्टा A3, और इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि सब के लिए एक जैसा है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E ही रहेगा, E1 E2 नहीं होगा। देखें, ये जो पार्ट है ये सेंटर से, यानी सेंटर पे चार्ज पड़ा होगा ना, इस स्फेयर के अंदर सेंटर पे चार्ज पड़ा होगा, तो सेंटर से ये वाली सरफेस लूँ कि ये वाली लूँ कि ये वाली लूँ, जो भी ले लूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो एक जितनी होगी ना, क्योंकि रेडियस तो स्फेयर का एक जितना होता है, तो एक जितने फासले पर E एक जैसा होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं जी पहले पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना। तो फार्मूला जो है, जो इक्वेशन 1 अभी आपने ये देखी है, यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे तो कैसी नज़र आएगी। पहले का फ्लक्स जो है फाई E1, उसको यूँ पुट करेंगे E डॉट डेल्टा A1। दूसरे सरफेस के लिए कैसे निकालेंगे? E डॉट डेल्टा A2। तीसरे के लिए भी E डॉट डेल्टा A3, चौथे के लिए E डॉट डेल्टा A4 एंड सो ऑन। आखिरी के लिए जो होगा वो चूंकि n सेगमेंट्स में डिवाइड किया, n पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आखिरी जो है वो होगा E डॉट डेल्टा AN। तो ये सब इंडिविजुअली छोटे छोटे फ्लक्सेस मैंने कैलकुलेट कर लिए। अब मैंने टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, तो टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको कहा कि इन सबको ऐड कर दिया जाएगा। φ1, φ2, φ3 सबको ऐड कर देंगे। इनकी वैल्यूज़ पिछले जो स्लाइड है वहाँ से मैंने ये देखें, φ1 की वैल्यू E डॉट डेल्टा A1 मैंने पुट की, φ2 की ये वैल्यू पुट की। जब मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाता है। इस स्टेप के बाद हम इसको एक शॉर्टकट नोटेशन में भी इंडिकेट कर सकते हैं, वो है समेशन साइन। समेशन साइन का मतलब होता है कि ये जो ये आपको प्लस साइन नज़र आ रहा है ना सबके साथ, इसको हम शॉर्टकट में यूँ लिखते हैं। देखें, पहला इसमें क्या है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, आखिरी क्या है, n पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में यूँ लिखेंगे E डॉट डेल्टा AI। आई क्या चीज़ है वो साइड पे लिखना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 1 से, देखो I इज इक्वल टू 1 नीचे लिखा है, और इंडेक्स ख़त्म हो रहा है n पर, तो ऊपर हम आखिरी पुट करेंगे। अगर ये 1000 है तो इधर n की जगह 1000 लिखा आएगा। इस वक्त जर्नल बात हो रही है, सो n लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ये है शॉर्टकट नोटेशन टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। अच्छा, अब आ जाते हैं SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चूंकि आपने फार्मूला देख लिया है E डॉट डेल्टा A, तो आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट आपको बताई थी न्यूटन पर कूलम, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो ये वैसे की वैसे ही लिखी हुई है। डायमेंशन आप निकालना चाहें तो वो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एंड में
आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आपके पास ज़ीरो भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। अब यहाँ पर फ्लक्स की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ आपके पास जो आ सकती हैं उनका मतलब क्या है वो समझते हैं। देख, अगर फ्लक्स पॉजिटिव है ना तो याद रखिएगा इसका मतलब है कि जितनी नंबर ऑफ़ लाइंस इस सरफेस में एंटर हो रही हैं और जितनी इसको छोड़कर जा रही हैं, इनमें से नंबर ऑफ़ लाइंस एंटरिंग द सरफेस वो कम हैं और जितनी छोड़कर जा रही हैं वो ज़्यादा हैं। तो नंबर ऑफ़ लाइंस एंटरिंग इज़ लेसर देन द नंबर ऑफ़ लाइंस लीविंग द सरफेस। नंबर ऑफ़ लाइंस जो कि एंटर हो रही हैं वो कम हों, नंबर ऑफ़ लाइंस जो छोड़ के जा रही हैं वो ज़्यादा हों। इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब है? देखें, ज़्यादा लाइंस अगर आप इसमें देखें तो एंटर हो रही हैं और कम लाइंस इसको छोड़ के जा रही हैं, तो नेट इफ़ेक्ट जो होगा वो होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होगा। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ नेगेटिव का मतलब है कि ज़्यादा नंबर ऑफ़ लाइंस एंटर हो रही हैं और कम नंबर ऑफ़ लाइंस बाहर को आ रही हैं। ठीक है, नंबर 2। और तीसरा जो है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जितनी लाइंस एंटर हो रही हैं उतनी लाइंस बाहर को आ रही हों तो उस सूरत में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होता है। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ, ज़्यादा लाइंस बाहर को आ रही हों तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा। ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही होंगी अगर, तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होगा। और अगर लाइंस की तादाद एंटर और एग्ज़िट होने वाली, इमर्ज होने वाली लाइंस बराबर होंगी तो उस सूरत में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होगा। अच्छा जी, इससे पहले के लेक्चर को क्लोज़ करूं, 2021 के ईयर में जो एंट्री टेस्ट हुआ है इंजीनियरिंग वालों का, उसमें एक क्वेश्चन आया था, वो आपके सामने आज के टॉपिक से रिलेटेड। सवाल पूछने के दो अंदाज़ हैं लेकिन जवाब इन दोनों का कोई एक ही होगा और आपको वो चूज़ करना होगा। व्हाट इज़ द एंगल एट विच द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ इक्वल टू द एवरेज ऑफ इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। वो कौन सा एंगल है जिसके ऊपर जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा? एवरेज ऑफ द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इस बात को यूं भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द एंगल एट विच द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 50% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। वो कौन सा एंगल है जिस पे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम का 50% होगा? तो जवाब एक ही है। मैंने दो अंदाज से सवाल पूछा है, देखते हैं आप में से कौन कमेंट्स में सही जवाब दे सकता है। लेकिन सही जवाब हो लॉजिक के साथ। आप करेक्ट ऑप्शन तो चूज़ करेंगे लेकिन उसकी वजह भी आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको यूं कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स समझ आएगी। तो स्क्रीन पर आपके पास अगले लेक्चर की वीडियो भी आ रही होगी और पीछे माजी के लेक्चर्स और MCQs की भी वीडियोस आ रही होंगी। आप उसे टच करके मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।